प्रशस्तियाँ और चरितार्थ। यहाँ पे प्रशस्तियाँ कर लीजिएगा, प्रशस्तियाँ और चरितार्थ। बेसिकली क्या होता है, प्रशस्ति का मतलब होता है प्रशंसा करना, इसका मतलब होता है प्रशंसा करना। और चरितार्थ का मतलब होता है कि किसी भी व्यक्ति के जीवन चरित्र को जब लिखा जाता है तो उसको कहते हैं चरितार्थ। तो अब यहाँ पर देखें तो प्राचीन और मध्यकालीन भारत में जो शासक हुआ करते थे या महान व्यक्ति होते थे, कई सारे धार्मिक नेताओं होते थे। इन नेताओं की उपलब्धियों को दर्शाने के लिए जो लेखक होते थे, कवि होते थे, ये ऐतिहासिक साहित्य की रचना करते थे, जिन्हें प्रशस्तियां और चरितार्थ कहा जाता था। नॉर्मली आप देखेंगे तो ये जो चरितार्थ होते हैं या प्रशस्तियां होती हैं, इनको प्राथमिक स्रोत के रूप में देखा तो जाता है, लेकिन इसमें अतिशयोक्ति मतलब किसी भी इवेंट को बहुत बढ़ा चढ़ाकर यहाँ पर लिखा जाता है। अगर हम प्रशस्तियों की बात करें तो इसका अर्थ होता है प्रशंसा करना। किसी के विषय में जब आप प्रशंसा करते हुए बातों को बढ़ा चढ़ाकर कई सारे रूपकों का प्रयोग करके जब आप लिखते हैं तो उसको हम प्रशस्तियां कहते हैं। जहां भी यह है इसको जगह पे श कर लीजिएगा। नॉर्मली आप देखेंगे कि प्रशस्तियों में जो प्रयोग की गई है भाषा, उसमें आपको संस्कृत, प्राकृत या उस क्षेत्र की क्षेत्रीय भाषाओं के आधार पर यहाँ पर लिखा गया है। नॉर्मली इन्हें आप शिलालेखों, स्तंभों, मंदिरों और ताम्रपत्रों पर अंकित पाएंगे। अगर इनका उद्देश्य देखा जाए तो उद्देश्य के रूप में राजा और शासक जो हुआ करते थे, इनकी वीरता, दानशीलता, न्यायप्रियता, धार्मिकता का गुणगान इसमें किया जाता था। नॉर्मली राज्य की महानता और शासक के दैवीय अधिकार को यहाँ पर स्थापित किया था, यह इसका मुख्य उद्देश्य होता था। तो कई सारे शासकों के कवियों ने उनके उनकी प्रशस्तियां हैं वो लिखी हैं। जैसे एग्जाम्पल के फॉर्म में हमारे पास इलाहाबाद का स्तंभ लेख है, जिसे हम समुद्रगुप्त की प्रशस्ति कहते हैं। यह कवि हरिशेन द्वारा लिखा गया है। इसमें समुद्रगुप्त की विजय गाथाओं को वर्णित किया गया है, उनकी दान और धार्मिकता को यहाँ पर दर्शाया गया है। ऐसे ही एहोल प्रशस्ति की बात करें तो इसके अंदर रविकीर्ति ने यहाँ पर रवि कीर्ति रविकीर्ति ने कर्नाटक में जो चालुक्य राजा थे पुलकेशिन द्वितीय, उनकी उपलब्धियों का वर्णन किया है। और इसी से पता चलता है कि पुलकेशिन द्वितीय ने हर्षवर्धन को नर्मदा किनारे हराया था। ऐसे ही राजा राजेश्वरम मंदिर में जो शिलालेख है वहां पर राजा राजा प्रथम जो कि चोल राजा थे, उनकी उपलब्धियों को वर्णित किया गया है। राजा राजेश्वर मंदिर या इसी को हम बृहदरेश्वर मंदिर भी कहते हैं, जो कि तंजौर में है। यह मंदिर बनाया था राजा राजा प्रथम ने बनाया था और यहीं पर उनकी उपलब्धियों का वर्णन किया गया है। ऐसे ही हम लोग चरितार्थ या चरित्र की बात करें तो इसका मतलब होता है किसी भी व्यक्ति, राजा, संत, इनके जीवन चरित्र को वर्णित किया जाना। सामान्य तौर पर साहित्यिक रूप में होते हैं और जो राजा हैं, संत हैं, धार्मिक गुरु हैं, महान व्यक्ति हैं, इनके जीवन और कार्यों का वर्णन किया जाता है। नॉर्मली जो शाही कवि हुआ करते थे या दरबारी लेखक हुआ करते थे, वो इन यहाँ पर किसी भी राजा या संत के जीवन चरित्र को यहाँ पर लिखा करते थे। अगर हम उदाहरण देखें तो हमारे पास कुछ उदाहरण यहाँ पर हैं। जैसे एग्जाम्पल की फॉर्म में बात करें तो बाणभट्ट ने हर्ष चरित्र में हर्ष के विषय में लिखा है कि हर्षवर्धन ने किस तरीके से एक अच्छे राजा के रूप में कार्य किया था। ऐसे ही विक्रमांक देव चरित्र में बिल्हड़ ने क्या किया है कि चालुक्य राजा विक्रमादित्य 4 की प्रशंसा यहाँ पर की है। आप रामचरित मानस को भी एग्जाम्पल के फॉर्म में ले सकते हैं। यहाँ पर गोस्वामी तुलसीदास जी ने प्रभु श्री राम के आदर्श जीवन को वर्णित किया है। ऐतिहासिक ग्रंथ के रूप में इसको मान्यता नहीं मिलती है, लेकिन अगर आप चरित्र या जीवन चरित्र के विषय में देखेंगे तो यहाँ पर इसका एग्जाम्पल लिखा जा सकता है। हाँ, रामचरितमानस के माध्यम से चूंकि अवधी भाषा में इसको लिखा गया है, उस समय के विषय में भी आपको पता चलेगा, क्योंकि नॉर्मली जब भी कोई साहित्य लिखा जाता है तो उसमें आपको वर्तमान जो दौर है उसके भी एग्जाम्पल्स देखने को मिल जाते हैं। तो अगर हम महत्व की बात करें तो यहाँ पर महत्व में क्या होता है कि उस समय का समाज कैसा था, धर्म, राजनीति, सांस्कृतिक जीवन, यह सब कैसा था, इसकी एक झलक आपको यहाँ पर मिल जाती है। इसका जो मेन एम हुआ करता था वह था शासक का महिमा मंडन करना। तो इतिहासकारों के लिए एक प्रमुख स्रोत बन जाता है, लेकिन अतिशयोक्ति बहुत ज्यादा प्रयोग की जाती है। इस वजह से एग्जैक्ट इसको यहाँ पर आप इतिहास के रूप में नहीं ले सकते हैं। आपको उसमें से जो ऐतिहासिक तथ्य हैं उनको निकालना पड़ेगा, या इसका सबसे बड़ा दोष होता है
कि इसमें अतिशयोक्ति का प्रयोग बहुत अधिक किया जाता है। जैसे हर्ष क्षेत्र में बाणभट्ट ने जो हर्षवर्धन थे, इनके सिर्फ विजय के बारे में बताया है, जबकि पुलकेशिन द्वितीय से ये नर्मदा नदी किनारे हार गए थे, इसका वर्णन वहां पर नहीं किया गया है। ध्यान से इसको आप लोग पढ़ लीजिएगा। अगले वीडियो में हम लोग कुछ और अगले टॉपिक्स की यहाँ पर चर्चा करेंगे। तब तक लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए इस चैनल को। हमारा मेंबरशिप प्लान चाहते हैं, आप उसको परचेज कर सकते हैं, और अगर यूपीआई के माध्यम से चाहें तो आप हमारी मदद कर सकते हैं। मिलेंगे अगले क्लास में। जय हिंद, वंदे मातरम।